Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to start MPCE 012 Block 3 Unit 1. Those students who have opted for clinical psychology, this video is for you guys. So let us start with the topic. आज का ये जो टॉपिक है, जो यूनिट है हमारी, वो है मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग. इनके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. दिस इज पार्ट 1. सो हम आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का, एंड देन मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हम वेचेसलर स्केल्स तरह तरह के जो आए हैं उसके बारे में बात करेंगे. एंड बाकी के जो स्केल्स हैं उसका सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा. सो इंट्रोडक्शन में ये हमें बता रहे हैं कि जब हम इंटेलिजेंस को असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसी की इंटेलिजेंस का, जो पुराने जो टेस्ट हुआ करते थे, कन्वेंशनल आईक्यू टेस्ट जो होते थे, उनको मिसयूज़ करने की अपॉर्चुनिटी बहुत हुआ करती थी जो भी उस टेस्ट को कंडक्ट करता था, क्योंकि वो सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट रखते थे. मतलब जो एग्जामिनर है वो उस सामने वाले के बारे में क्या सोच रहा है अपने हिसाब से वो ग्रेडिंग करता था, स्कोर करता था. तो कोई पर्टिकुलर किस तरह से मैनिपुलेट करना है रिज़ल्ट को, वो आराम से किया जा सकता था. पहले वाले टेस्ट इस तरह के थे. अब जो ये टेस्ट आगे आगे आते गए, वो फर्दर बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखती थी, जैसे कि बहुत सारा रेसिज्म भी दिखता था, सेक्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी पता चल जाता था आईक्यू टेस्ट से. तो लोगों को कैटेगराइज भी करने लगे थे जो पुराने आईक्यू टेस्ट थे उसको यूज़ करके. और अगर उसको मिस इंटरप्रेट करोगे तो आप किसी को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल सकते हो. मे बी रेसिस्ट है वो इस तरह से, या सेक्सिस्ट है इस तरह से. तो वो भी बहुत होता था पुराने टेस्ट में. और आगे जाके जो टेस्ट बने हैं जनरली, जो शुरुआत जहाँ से हुई है अगर हम बोलें, तो उसका जो बेस था वो ये था कि एक नॉर्मल थिंकिंग जो बच्चा होता है और जो स्पेशली एबल्ड बच्चा होता है, यानी कि जो मेंटल रिटार्डेशन वाली कैटेगरी में आता है, उनको सेपरेट कैसे किया जाए, वो मेन लॉजिक था जिस रीज़न से हमने ये टेस्ट निकालना शुरू किए थे. आईक्यू टेस्ट की डिस्कवरी होनी शुरू हुई थी. सो इंटेलिजेंस असेसमेंट की अगर हम हिस्ट्री को निकाल के देखें तो वेचेसलर बहुत पॉपुलर है, स्टैनफोर्ड बिनेट बहुत पॉपुलर है, और भी बहुत मेजर जो टेस्ट जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को टेस्ट करने के लिए ही यूज़ करते हैं. किस तरह से हम किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड में, उसको यूज़ करने के लिए ही करते हैं. उसमें कॉफमैन टेस्ट, वुडकॉक, जॉनसन, डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल्स, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम्स, ये सारे आएंगे. और अब आगे आगे जाके इनके बारे में डिटेल भी थोड़ा बहुत जानेंगे. सो नाउ कमिंग टू हिस्ट्री ऑफ द इंटेलिजेंस असेसमेंट. कहाँ से शुरू हुआ इंटेलिजेंस असेसमेंट की हिस्ट्री? सो ये शुरू हुई 19th सेंचुरी, लास्ट हाफ जो 19th सेंचुरी का था. 19th सेंचुरी बोले तो 1850 से लेके 1900 का पीरियड जो है वो हाफ ऑफ लेट ऑफ 19th सेंचुरी माना जाएगा. मतलब 19th सेंचुरी इज़ 1800 to 1900, ये 19th सेंचुरी मानी जाती है. सो लेट जो लास्ट हाफ होगा, मतलब जो बाद का हाफ है उसका भी लास्ट पार्ट, जैसे 1883 एंड 1895, इस टाइम का पीरियड. तो अगर आप यहाँ देखें भी तो बुक में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो सर फ्रांसिस गाल्टन इंग्लैंड के थे, उन्होंने 1883 में टेस्ट बनाया, एंड अल्फ्रेड बिनेट जो फ्रांस से थे उन्होंने 1895 में टेस्ट बनाए जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ऊपर था. एंड बहुत सारे टेस्ट ऐसे निकाले गए. जो गाल्टन थे, क्योंकि गाल्टन का नाम पहले आया तो इन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए. सो गाल्टन जो थे, आपको पता है गाल्टन जो है वो हाफ कज़न है चार्ल्स डार्विन के. चार्ल्स डार्विन बहुत पॉपुलर थे और डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत पॉपुलर रही है. सो गाल्टन जो है ये हाफ कज़न थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट साइंटिस्ट भी रहे हैं, जिनको एक्यूरेसी से बड़ा ही प्यार था. तो हर चीज़ उन्हें एक्यूरेट चाहिए होती थी. सो गाल्टन जो थे, उन्होंने जो डेवलप किया टेस्ट, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक थ्योरी पे बेस्ड था. काफ़ी वॉग सा टेस्ट बनाया था उन्होंने. सो वो क्या करते थे, बेसिकली उन्होंने जो लॉजिक इसमें यूज़ किया था वो किया था हमारे सेंसेस का लॉजिक. जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे इंसान किस तरह से इंफॉर्मेशन गेन करता है,
उसको चेक करने का इन्होंने टेस्ट बनाया था कि जो अपने सारे सेंसेस, जिनके सेंसेस अच्छे से डेवलप होंगे या सारे सेंसेस को जो यूज़ कर पाते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है। इस तरह से उन्होंने एक वॉग सा टेस्ट बनाया था, जिसको कोई भी जो देखेगा वो क्या सोचेगा कि भाई क्या अगर किसी का सेंसेस काम नहीं करते तो क्या वो फूल है ना, एक अजीब सी बात लगती है। सो उनका जो टेस्ट था उसमें बहुत सारे जो सीरीज ऑफ टेस्ट थे उसमें क्या क्या आ रहा था, सेंसरी, मोटर, रिएक्शन टाइम, ये वाली चीज़ें वो टेस्ट कर रहे थे। और रिजल्ट भी कंसिस्टेंट आते थे, ऑल बिकॉज उनको तो मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा ही थी कि उनको एकदम एक्यूरेट चाहिए सारी चीज़ें। बट इनमें से कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं थे जो इंटेलिजेंस के जो कंस्ट्रक्ट्स हम देखते हैं, इंटेलिजेंस के जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, कॉन्सिटियसनेस एंड ऑल, वो सारे चीज़ें इसमें नहीं दिखी हमें। सो इसीलिए ये मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। सो इनके बाद जो आए वो थे एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट जो थे ये मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन पेरिस, उनको असिस्ट करते थे। और बेसिकली वही, जैसे मैंने बताया कि जब ये टेस्ट शुरू हुए थे तो ये उन बच्चों को सेपरेट करने के लिए शुरू हुए थे जो मेंटली रिटार्डेड थे और एक नॉर्मल बच्चे से सेपरेट करने के लिए हुए थे। और इनका जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो सबसे पहले जो बिनेट का आया वो 1905 में आया। बिनेट ने फिर और भी ये भी डिक्लेयर किया कि इंटेलिजेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये सिंपल चीज़ नहीं होती है, एंड इसको मेजर करना चाहिए, इसके मेजरमेंट भी होने चाहिए। सो इसीलिए उन्होंने इंटेलिजेंस का एक कंसेप्ट बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि ये वो एबिलिटी है जिसमें हम मेमोरी को चेक कर सकते हैं, जजमेंट, रीजनिंग, सोशल कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें चेक करना चाहिए हमें। एंड उनके जो कोलीग थे उन्होंने साथ में मिलके फिर ग्लोबल इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक काम शुरू किया, टास्क लिया उन्होंने। सो बिनेट का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें आता है कि उन्होंने फोकस किया लैंग्वेज एबिलिटीज़ पे भी, और इसीलिए ऑब्वियसली कुछ लोग लैंग्वेज में ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं, लैंग्वेज समझने में भी प्रॉब्लम आती है, तो ऑब्वियसली नॉन वर्बल टेस्ट डालना भी ज़रूरी था। जो गाल्टन ने बनाया था नॉन वर्बल टेस्ट, उसके बारे में भी इनको वर्क के बारे में इन्होंने फोकस करना शुरू किया। तो ज़्यादातर जो बिनेट का कंट्रीब्यूशन है उसका मेन फोकस लैंग्वेज एबिलिटीज़ के ऊपर ही रहा है। एंड देन जो इन्होंने एक और कंसेप्ट जो निकाला वो था मेंटल एज का कंसेप्ट। और जो एज लेवल्स वो मेजर करते थे वो 3 से 13 इयर्स तक की एज को ही इन्होंने अपने टेस्ट में मेजर करने की कोशिश की। और फिर इसका रिवाइज्ड वर्जन 1908 में आया, जिस स्केल में उन्होंने मेंटल एज के बारे में बताया कि मेंटल एज जो होती है वो उस पर्टिकुलर बच्चे की जो एक्चुअल एज है उससे कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। आईक्यू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि आईक्यू जो होता है वो रेशो होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज ऊपर लिखनी है जो टेस्ट करके निकलेगी, और क्रोनोलॉजिकल एज जितने साल का वो एक्चुअल पर्सन है, एंड इनटू 100। तो इस तरह से बिनेट ने हमें बताया। एंड देन 1916 में लुइस टारमैन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इनका ये आए और इन्होंने स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट निकाला 1916 में। स्टैनफोर्ड बिनेट्स का जो टेस्ट था वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस साबित हुआ आईक्यू टेस्ट निकालने के लिए यूएस में स्पेसिफिकली, क्योंकि यूएस में की एंट्री हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में। तो बहुत सारे जो लोगों को वो रिक्रूट कर रहे थे, ज़रूरी था कि उनकी टेस्टिंग ऐसी हो जो बहुत जल्दी से हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। सो इसीलिए बिनेट ने 2 तरह के टेस्ट निकाले, एक था आर्मी अल्फ़ा एंड दूसरा था आर्मी बीटा। आर्मी अल्फ़ा उनके लिए था जिनकी नॉलेज थी इंग्लिश से रिलेटेड, मतलब जो एजुकेटेड थे, जो पढ़ लिख के समझ सकते थे, उनके लिए वर्बल टेस्ट बनाया। एंड जो इमिग्रेंट थे जो आर्मी में भर्ती होना चाह रहे थे, मतलब जिनको इंग्लिश ढंग से नहीं आती थी, जिनकी पुअर इंग्लिश थी, लैंग्वेज पे कमांड नहीं थी, उनके लिए आर्मी बीटा बनाया जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट डाले। तो जो आर्मी अल्फ़ा था उसमें वर्बल टेस्ट था एंड आर्मी बीटा में नॉन वर्बल टेस्ट था। फिर इनका एक और कंट्रीब्यूशन बहुत आईक्यू टेस्ट के लिए आगे जो बताया गया है वो बताया गया है डेविड वेचेसलर।
वेचेसलर काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, वेचेसलर के बारे में काफ़ी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वेचेसलर ने बहुत सारी स्टडी की है, इसमें बहुत सारी चीज़ दी हुई है जो मुझे लगता है नेसेसरी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा छोड़ती जा रही हूँ। जो मुझे काम का लग रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। वेचेसलर ने स्टैनफोर्ड बिनेट से एंड आर्मी अल्फ़ा का जो था उन दोनों के जो टेस्ट थे उनको यूज़ करके उन्होंने वर्बल स्केल बनाया। एंड आर्मी बीटा एंड आर्मी परफॉर्मेंस स्केल एग्जामिनेशन जो था उसका डाटा यूज़ करके इन्होंने नॉन वर्बल परफॉर्मेंस स्केल बनाया। तो वेचेसलर ने 2 स्केल बनाए, वर्बल स्केल एंड परफॉर्मेंस स्केल। जो वर्बल स्केल था उन्होंने कॉपी किए थे वहाँ से, कॉपी इन द सेंस कुछ कुछ क्वेश्चन उस वहाँ से उठाए थे, स्टैनफोर्ड बिनेट से एंड आर्मी अल्फा से उठाए थे। एंड जो नॉन वर्बल परफॉर्मेंस स्केल था उसके टेस्ट उन्होंने कहाँ से उठाए थे, आर्मी बीटा एंड आर्मी परफॉर्मेंस स्केल एग्जामिनेशन वाले टेस्ट से उठाए थे। सो उनका मेन आइडिया यही था कि ये दोनों स्केल में हर एक किसी का इवैल्यूएशन हो जाना चाहिए। ये सेपरेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई इसका हो सकता है और उसका नहीं हो सकता है। नाउ फर्दर जब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस। मेजर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है? तो बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए आएंगे। एंड बहुत सारी तरह तरह की पॉपुलेशंस पे किए जा सकते हैं ये सारे टेस्ट, जैसे कि बच्चों पे कर सकते हैं, एडल्ट पे, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन पे किया जा सकता है, गिफ्टेड डिसेबल लोग उन पे भी किया जा सकता है, इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ग्रुप में भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट है ना उनका ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ किए, कौन कौन से टेस्ट और कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, सबकी कैटेगरी भी है। कुछ छोटी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है और उसको एडमिनिस्टर करके स्कोर भी निकाला जा सकता है। कुछ बहुत मुश्किल होते हैं जिनको स्कोरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे टेस्ट भी हैं हमारे पास। और कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जिनकी बहुत अच्छी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, बट जो साइकोलॉजिस्ट है वो लिमिटेड टेस्ट ही यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। उनमें से जो बहुत पॉपुलर है वो इनके यहाँ पे नाम इन्होंने बताए हुए हैं, वेचेसलर स्केल्स हैं। इसमें भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं वेचेसलर स्केल्स की, जैसे कि एक है वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, फिर है न्यूरो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इसी का ही, वो है वेचेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये 4th एडिशन ये भी है। एंड देन जो ये न्यूरो साइकोलॉजिकल वाला है इसका है VAISRNI, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, VAISR तो इसके लिए आया है, रिवाइज्ड, आर मतलब रिवाइज्ड, और वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल ये तो वही सेम चीज़ है। एंड देन आर रिवाइज्ड के लिए आया है और NI मतलब न्यूरो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, NI के लिए आया है। सो पहला अपना हो गया जो वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3rd एडिशन हो गया। दूसरा हो गया VAISRNI जो न्यूरो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड तीसरा क्या हो गया जो चिल्ड्रन के लिए बना है, जिसको वेचेसलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन 4th एडिशन। एंड देन 4th आ गया हमारा वेचेसलर प्राइमरी एंड प्री स्कूल स्केल 3rd एडिशन। सो इसको WPPSI 3 इससे हम बोलते हैं। ये तो वेचेसलर के सारे स्केल थे, और भी जो बाकी स्केल्स आए हैं वो स्टैनफोर्ड बिनेट का है जो 5th एडिशन जो हम पढ़ेंगे इसमें। देन कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन ये भी पढ़ेंगे। एंड वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी, इसके बारे में भी हम समझेंगे। सो सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आज के वीडियो में जो हम समझने वाले हैं वो वेचेसलर स्केल्स के बारे में समझने वाले हैं, और बाकी के पार्ट्स जो इस वीडियो के इस चैप्टर के आएंगे उसमें आप बाकी के टेस्ट के बारे में समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद वेचेसलर स्केल्स। वेचेसलर 1974 में उन्होंने इंटेलिजेंस डिफाइन की थी और बोला था ये वो पर्सन की कैपेसिटी है जिससे वो अंडरस्टैंड करता है और अपने एनवायरनमेंट से कोप करता है। इसको उन्होंने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई। वेचेसलर स्केल फॉर एडल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, जो पहला स्केल था वेचेसलर बेलीवू इंटेलिजेंस स्केल, इस नाम से सबसे पहले जाना गया था ये टेस्ट, और ये जो डेवलप किया था वो डेविड वेचेसलर ने किया था 1939 में। सो इसको रिवाइज़ किया गया फिर 1955 में, जिसको फर्दर इसका जो रीनेम किया, मतलब सबसे पहला नेम तो वेचेसलर बेलीवू इंटेलिजेंस स्केल था, बट लेटर ऑन इसको रीनेम करके इसका नाम हो गया वेचेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वाइस।
जो फर्दर रिवाइज हुआ 1981 में, जिसको फिर वेचेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड के नाम से जाना गया, जैसे YSR लिख दिया इसके सामने। ये 1981 में हुआ। फिर इसका थर्ड एडिशन भी आया जो 1997 में आया। फिर फोर्थ एडिशन आया 2008 में। तो अभी जो रिसेंट है, करंट वर्जन जो है वो है YS4। इन्होंने यहाँ पे YS3 के बारे में हमें बताया है। तो YS3 के बारे में पहले देखते हैं YS3 में क्या बताया है। YS3 जो है, इसमें 7 इंडिविजुअल वर्बल सब टेस्ट हैं। मतलब वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट 2 टेस्ट थे, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। YS में जो वर्बल टेस्ट है उसमें भी सब कैटेगरीज है। जो सब कैटेगरीज हैं वो किस किस को टेस्ट करती है? इंफॉर्मेशन, सिमिलैरिटीज, एरिथमेटिक, वोकेबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, डिजिट स्पैन, लेटर नंबरिंग, सीक्वेंसिंग, इसको टेस्ट करती है। और परफॉर्मेंस टेस्ट की भी सब कैटेगरी है, उसमें 7 टेस्ट है। इसमें भी वर्बल वाले में भी 7 सब टेस्ट थे, परफॉर्मेंस वाले में भी सब टेस्ट है। परफॉर्मेंस नॉन वर्बल टेस्ट भी माना जाता है, इसको नॉन वर्बल टेस्ट भी कहते हैं। सो इसमें पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर अरेंजमेंट, ब्लॉक डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट असेंबली, मैट्रिक्स रीजनिंग, डिजिट सिंबल, सिंबल सर्च, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये इंटेलेक्चुअल स्किल अलग अलग भी मेजर कर सकता है। मतलब इन सब की परफॉर्मेंस का अलग टेस्ट कर सकता है, वर्बल का अलग कर सकता है, इन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल भी कर सकता है। ये ऐसा टेस्ट है। इसको करने के लिए आपको इंडिविजुअली ही एडमिनिस्टर करना होगा। और इस थर्ड जो इसका वर्जन है, ये 16 से लेके 74 ईयर्स की एज तक के लोगों को किया जा सकता है। और ये ऑलमोस्ट 1 से लेके 1.5 घंटा लेता है काम कंप्लीट करने में। जो IQ स्कोर्स हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वर्बल IQ अलग निकाल सकते हो, परफॉर्मेंस IQ अलग, एंड फुल स्केल का अलग बना सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके। सो अगेन इंटेलिजेंस की फिर इन्होंने रेंज बताई है कि इंटेलिजेंस जब आप मेजर करोगे तो 90 से लेके 110 के बीच में अगर आई है तो वो एवरेज इंटेलिजेंस मानी जाती है। 70 से बिलो आई है तो वो मेंटली डेफिशिएंट रेंज मानी जाती है। एंड 130 से अबव आ रही है तो वेरी सुपीरियर रेंज मानी जाती है। नाउ इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है सबसेट्स का, सब टेस्ट का। पिक्चर कंप्लीशन में हमें क्या करना होता है कि एक कुछ कलर्ड पिक्चर दी जाएंगी और उसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी और उससे पूछा जाएगा कि क्या मिसिंग है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं। वोकैबुलरी जो होती है उसमें उन्हें कोई वर्ड दिया जाएगा और उन्हें बोला जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करो जो भी पिक्चर में दिख रहा है। सो कुछ वर्ड्स को फिर वो एक्सप्लेन करके बताएगा कि वो क्या चीज़ है। डिजिट सिंबल कोडिंग, अगेन इसमें कुछ नंबर दिए जाएंगे एंड उनको फिर इसको हर एक पेयर जो होगा उसको करस्पॉन्डिंग जो सिंबल होगा उससे इसको यूज़ करना होगा। तो इसमें की यूज़ होती है, जो एग्जामिनी जो है वो सिंबल को उसके करस्पॉन्डिंग नंबर के सामने मैच करता जाएगा। तो इसमें हर एक डिजिट का एक सिंबल होगा और सिंबल से मैच करके वो नीचे लिखता जाएगा। फिर सिमिलैरिटीज़ के ऊपर टेस्ट है, ऐसी उसके इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन दिया है कि कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे सिमिलैरिटी ढूंढनी है। फिर ब्लॉक डिज़ाइन का मैं इसको डिटेल में नहीं बताती क्योंकि आप डायरेक्टली पढ़ भी सकते हो बुक से। इट्स जस्ट मैं ओवरऑल व्यू देना चाह रही हूँ। सो इसमें बहुत सारे हैं, एरिथमेटिक कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ब्लॉक डिज़ाइन, इसमें ब्लॉक्स होंगे उनको कंबाइन करके एक क्यूब जैसा बनाना है जिसमें जैसी डिज़ाइन कार्ड में बनी होगी उसी के जैसा सिमिलर बना के दिखाना पड़ेगा। मैट्रिक्स रीजनिंग का है। फिर डिजिट स्पैन का है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स वो बोल पाता है कि नहीं, कॉपी कर पाता है कि नहीं, सामने वाला बोलेगा एंड वो उसको कॉपी। इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल बनाया हुआ है तो मैं इसीलिए इसके ऊपर जा नहीं रही हूँ, आप प्रैक्टिकल के वीडियो वॉच कर लेना तो इसमें पता चल जाएगा इसका क्या क्या करना है इसमें। सो लेट अस प्रोसीड। एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ द YS3 को आप कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर होता है। जैसे मैंने बताया, ट्रेन साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं जो एक प्रोफेशनल ही पूछ सकता है और स्कोर कर सकता है। हर कोई इस टेस्ट को नहीं कर सकता। जो एग्जामिनर का जॉब होता है उसका सबसे फर्स्ट काम होता है वो रेपो सेट करे जिसके ऊपर भी टेस्ट कर रहा है उसके साथ, सो दैट वो कंफर्टेबल फील करे सामने वाला। जब वो कंफर्टेबल फील करेगा तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। एंड देन YS3 के जो सब टेस्ट है उनको वर्बल एंड परफॉर्मेंस सब टेस्ट जो हैं, मतलब वर्बल भी 7 थे एंड परफॉर्मेंस भी 7 थे, उनको वन आफ्टर दी अदर देना है। यानी कि अगर आपने एक सब टेस्ट वर्बल का लिया है तो उसके बाद आपको परफॉर्मेंस का एक सब टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वर्बल का एक सब टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ऑल्टरनेटिवली करना है सो दैट वो बोर फील ना करे। और जहाँ पे आपको लगे कि वो बोर होने लगा है, मतलब कि अब और वो गलत आंसर देना शुरू हो गया है, तो यानी आपको अब टेस्ट को ख़त्म कर देना है, आपको आगे बढ़ाना नहीं है। सो जो भी आपके स्कोर आएंगे, रॉ स्कोर आएंगे, फिर आप उसको स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करेंगे एंड देन उसके बाद IQ निकालेंगे।
YS3 के बारे में इन्होंने बताया कि YS3 जो है वो स्कोर्स प्रोवाइड करता है 4 एम्पेरिकल सपोर्टेड इंडिसेस में, जैसे कि एक वर्बल कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर वो स्कोर बताता है। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, वोकैबुलरी, सिमिलैरिटीज़, इन्फॉर्मेशन, ये 3 आ रही है। एंड देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिज़ाइन एंड मैट्रिक्स रीजनिंग आ रही है। वर्किंग मेमोरी के ऊपर अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग आ रहा है। प्रोसेसिंग स्पीड के अंदर डिजिटल सिंबल कोडिंग एंड सिंबल सर्च आ रहा है। एंड पिक्चर अरेंजमेंट, कॉम्प्रीहेंशन, ऑब्जेक्ट असेंबली, ये सब टेस्ट है जो ऊपर वाले इंडिसेस में नहीं स्कोर होते हैं। सो जो टेबल हमारे को दी होगी इसकी मैनुअल में YS3 की, उसकी हेल्प से फिर हम रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं एंड डेविएशन IQ निकाल सकते हैं। नाउ YS4 की बात करें, जो बिल्कुल फ्रेश वाला वर्जन है, 2008 में रिलीज़ किया गया था इसका, करंट वर्जन है ये। इसमें 10 कोर सब टेस्ट ही है, 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 सब टेस्ट हैं। 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट भी हैं इसके अलावा। 10 कोर हैं एंड 5 सप्लीमेंटल सब टेस्ट हैं। तो कोर तो इम्पॉर्टेंट है, कोर तो सबसे करवाना है। जो सप्लीमेंटल है वो उनसे करवाना है जिन्होंने कोर आसानी से कर लिया, सो दैट हम एक्स्ट्रा स्कोरिंग कर सके। सो जो 10 कोर सब टेस्ट है ये फुल स्केल IQ के लिए है। और जो ये वर्बल परफॉर्मेंस सब स्केल्स हैं बहुत सारे वर्जन्स का, वो जो पुराने वाले वर्जन्स में दिए हुए थे उनको हमने निकाल दिया है। इस 4th वाले वर्जन में आपको पुराने वाले नहीं दिखाई देंगे, कुछ सब स्केल कौन से नहीं दिखाई देंगे वो आगे आपको पता चल जाएगा। और उसको किससे हमने रिप्लेस कर दिया है, इंडेक्स स्कोर से रिप्लेस कर दिया है। जनरल एबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करें, ये जनरल एबिलिटी इंडेक्स जो है ये नया इसमें इंक्लूड किया है YS4 पार्ट में, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सिमिलैरिटीज़, वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन, ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, विजुअल पजल, सब टेस्ट्स, ये सब आ रहा है। तो ये GAI जो है जनरल एबिलिटी इंडेक्स, ये बहुत यूज़फुल है, क्लिनिकली बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम ना कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर कर सकते हैं इससे। और ख़ास तौर से जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर करने में क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ना किसी भी तरह की जो इम्पेयरमेंट होती है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। सो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऐसी स्टेबल चीज़ है, दैट इज़ वाई इस टेस्ट को डालना एक सेंसिबल चीज़ है। तो कोई भी इम्पेयरमेंट हो वो कॉग्निटिव एबिलिटी पे बहुत कम असर पड़ता है उस चीज़ का, इसीलिए। नाउ 4 इंडेक्स स्कोर कौन कौन से हैं जो इसमें डाले गए हैं, वो हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स, परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, ये 4 हैं। सो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लें कि वर्बल, अब ये चारों को थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है जिसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स की बात करें, सो इसके फिर 4 टेस्ट होते हैं। एक है सिमिलैरिटीज़ के ऊपर है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्बल रीजनिंग के बारे में बात की गई है, जैसे कि एप्पल एंड पेयर दोनों अलाइक कैसे हैं, इस तरह से। एंड देन वोकैबुलरी में क्या आता है, वोकैबुलरी में मतलब अगर व्हाट इज़ ए गिटार अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल पूछा, तो वो उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, आपको समझा पा रहा है, वो आ जाएगा। एंड देन इन्फॉर्मेशन में जैसे कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी कि वो उसको जनरल इन्फॉर्मेशन कितनी है किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में। एंड देन कॉम्प्रीहेंशन में क्या आ जाएगा, सप्लीमेंटल है, ये सप्लीमेंटल है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, ये 3 नेसेसरी है, कोर वाले टेस्ट है, और ये सप्लीमेंटल है, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट पे सप्लीमेंटल लिखा हुआ है। सो जैसे एक कोई एक मेटाफोरिकल मीनिंग पूछ रहे हैं इसमें, जैसे किल 2 birds with 1 stone, सो इसका क्या मतलब है, क्या समझते हो, तो उस तरह की एब्स्ट्रैक्ट सोशल कन्वर्जन कितना है, रूल्स एक्सप्रेशंस किस तरह से कर पाता है, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो चेक करते हैं। नाउ ये जो 4 हमारे थे, इसमें वर्बल के तो 4 टेस्ट हो गए, जिसमें से 3 कोर थे एंड एक सप्लीमेंटल था। अब परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स के बारे में इन्होंने बात की है, जिसमें 5 टेस्ट है। 5 टेस्ट में 3 जो हैं वो कोर हैं एंड बाकी के जो 2 हैं वो सप्लीमेंटल है। तो 3 कोर वाले कौन से हैं, ब्लॉक डिज़ाइन है, जिसमें स्पेशल परसेप्शन कैसा है उसका, विजुअल एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेसिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, वो देखते हैं। मैट्रिक्स रीजनिंग में हम नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग कैसी है, स्पेशल रीजनिंग कैसी है, ये देखते हैं। एंड देन विजुअल पजल्स
विजुअल पजल्स ये नॉन वर्बल रीजनिंग का है, तो वो किस तरह से कर पाता है। नाउ जो सप्लीमेंटल 2 टेस्ट इस कैटेगरी में आ रहे हैं परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स में, वो कौन से आ रहे हैं, पिक्चर कंप्लीशन एंड फिगर वेज। सो इसमें क्या है, पिक्चर कंप्लीशन में क्विकली कैसे वो पिक्चर को विजुअलाइज कर पा रहा है, एंड देन फिगर वेट्स में क्या है, क्वांटिटेटिव एंड एनालॉजिकल रीजनिंग कितनी दे पा रहा है। नाउ इसकी थर्ड कैटेगरी थी वर्किंग मेमोरी इंडेक्स। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगेन अगर आप देखेंगे तो दो तो वो हैं जो कोर टेस्ट है जो करवाना ही है, एंड सप्लीमेंटल उनसे करवाना है जो कोर ढंग से कर पाते हैं। तो कोर में कौन कौन से आ रहे हैं, डिजिट स्पैन आ रहा है और एरिथमेटिक आ रहा है। डिजिट स्पैन में अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेंटल कंट्रोल, ये चीज़ें देख रहे हैं हम। एरिथमेटिक में कंसंट्रेशन, जब वो मेंटल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है तब वो किस तरह से मैनिपुलेट कर पा रहा है, कितने कंसंट्रेशन से कर पा रहा है। ना जो सप्लीमेंटल टेस्ट इस कैटेगरी में आ रहा है वो है लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, जैसे अटेंशन एंड वर्किंग मेमोरी के ऊपर वर्क हमें पता चलेगा उसके बारे में। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स को एक साथ मिक्स करके दे रहे हैं सीक्वेंस में, इस तरह का। नाउ फोर्थ जो इंडेक्स था अपना वो था प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। सो अगर आप प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स की बात करें तो इसमें फर्दर 2 टेस्ट कोर टेस्ट हैं और एक जो है वो सप्लीमेंटल टेस्ट है, यानी कि टोटल 3 टेस्ट हैं इसमें। जो सिंबल सर्च है एक, इसमें विजुअल परसेप्शन स्पीड चेक करेंगे। कोडिंग, इसमें विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मोटर एंड मेंटल स्पीड को टेस्ट करते हैं। एक है कैंसिलेशन जो सप्लीमेंटल टेस्ट माना गया है, वो विजुअल परसेप्चुअल स्पीड को टेस्ट करने के लिए। सो 2 ब्रॉड स्कोर्स जो हैं जो जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं वो ये हैं। फुल स्केल आईक्यू जो क्या कंबाइन कराएगी, परफॉर्मेंस ऑफ VCI, PRI, WMI एंड PSI जो ऊपर पढ़े हैं हमने, उनका जो टोटल आएगा वो हमें फुल स्केल IQ दे देगा। जनरल एबिलिटी इंडेक्स जो है ये 6 सब टेस्ट का ही बना होगा जिसमें VCI एंड PRI ही शामिल होगा। सो इससे हमें जनरल एबिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये 2 तरह के हमें स्कोर्स मिल जाएंगे 2 सब कैटेगरी में डिवाइड करके। और ये जो टेस्ट होगा फोर्थ वाला, फोर्थ वर्जन, वो 16 ईयर्स से 90 ईयर्स के एज के लोगों के बीच में किया जा सकता है। नाउ वेचेस्लर्स, जैसे मैंने बताया वेचेस्लर्स के बहुत सारे स्केल्स हैं। एक बच्चों के लिए भी बना था, है ना, जो विस्क करके है, वेचेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जो सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 1949 में, और उसके बाद अगेन 2003 में इसका 4th वर्जन आया। बाकी बीच में बहुत सारे वर्जन्स आए जो इन्होंने यहाँ लिखा है, बट आई थॉट कि मुझे सिर्फ पहला और आखिरी बताना चाहिए, तो मैं वही बता रही हूँ। जो 4th वाला टेस्ट आया, 4th वर्जन आया, उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल सब स्केल्स ज़रूर थे। एंड जो विस्क 4th वर्जन हमने पढ़ा है, उसके जो क्वेश्चंस थे बहुत सिंपलर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये हम बच्चों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो बच्चे बड़ों में फ़र्क होता है, तो बच्चे सारे टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कुछ टेस्ट सिंपलर रखे गए हैं और उनको 4 कैटेगरीज में ही हमने क्लस्टर किया है और डिफरेंट इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। जैसे कौन कौन सी है 4 कैटेगरीज, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड, इनके ऊपर ही किया है। तो हर एक ये जो 4 एरियाज़ हैं उनमें कोर भी आ रहे हैं और सप्लीमेंट्री भी आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया कोर जो है वो पक्का के पक्का आपको एडमिनिस्टर करना है, उसमें आप नागा नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्री कम से कम एक आपको करवाना है, उससे ज़्यादा चाहे आप करवाएं ना करवाएं वो आपके ऊपर है। वो उसका IQ स्कोर हम टेस्ट नहीं करेंगे। नाउ अब क्योंकि ये 4 जो कैटेगरीज दिए हैं इनके बारे में भी इन्होंने बताया है कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो इसमें जो कैटेगरी आ रही है 3 कोर सब टेस्ट है। 3 कोर सब टेस्ट में सिमिलैरिटीज़, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, और 2 सप्लीमेंट्री जो है उसमें इंफॉर्मेशन एंड वर्ड रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर परसेप्चुअल रीजनिंग जो ये सेकंड था जिस पे हम टेस्ट करेंगे, इसमें 3 कोर सब टेस्ट हैं जिसमें ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर कंसेप्ट, मैट्रिक्स रीजनिंग आ रहा है, एंड 1 सप्लीमेंट्री है सब टेस्ट है जिसमें पिक्चर कंप्लीशन आ रहा है। नाउ वर्किंग मेमोरी की अगर बात करें तो वर्किंग मेमोरी कैटेगरी में 2 कोर सब टेस्ट आ रहे हैं, एक डिजिट स्पैन आ रहा है और लेटर नंबर सीक्वेंसिंग आ रहा है, और एक सप्लीमेंट्री टेस्ट आ रहा है जो
एरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है। नाउ फोर्थ प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर जो टेस्ट आ रहे हैं वो क्या है, 2 कोर सब टेस्ट है जिसमें कोडिंग एंड सिंबल सर्च आ रहा है एंड 1 सप्लीमेंट्री सब टेस्ट है जिसमें कैंसिलेशन आ रहा है। सो इस तरह से इन्होंने कुछ कुछ टेस्ट बताए हुए हैं कि जो हर 4 कैटेगरीज में लाई कर रहे हैं, कुछ कोर हैं और कुछ सप्लीमेंट्री है। जो फोर्थ वर्जन है इसके 4 इंडेक्स स्कोर जो IQs हैं वो हमें अलग से भी पता चलता है, और इन चारों का जब हम मीन निकाल लेते हैं तो हमें फुल IQ भी पता चल जाता है। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज द वेचेसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस WPPSI। ये पहली बार डेवलप और पब्लिश हुआ था 1967 में, जिसमें 4 से लेके 6 ईयर्स की एज के बच्चों के ऊपर ही ये टेस्ट हम करते थे। एंड देन इसके बहुत सारे रिविजन्स भी हुए हैं, लेकिन जो फाइनल वर्जन अब जो है वो WPPSI 3 के नाम से जाना जाता है। ये 2002 में रिवाइज हुआ है और ये 2 से लेके 7 ईयर्स तक के बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो WPPSI जो थर्ड वर्जन है ये वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्केल दोनों ही हैं इसमें, एंड 4 IQ स्कोर्स इससे मिलते हैं। तो 4 IQ स्कोर्स जो हम निकालते हैं वो किस किस के ऊपर निकालते हैं, वर्बल IQ, परफॉर्मेंस IQ, प्रोसेसिंग स्पीड IQ एंड फुल स्केल IQ। ये 3 तो अलग सेपरेटली हैं एंड फोर्थ इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके जो आता है। फिर इन्होंने बताया कि वर्बल IQ जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन, वोकेबलरी एंड वर्ड रीजनिंग सब टेस्ट आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन एंड सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो सब टेस्ट हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया जो ओरिजिनल वाले में था। फिर इन्होंने परफॉर्मेंस IQ जो है उसके बारे में बताया है कि इसमें ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, पिक्चर कंसेप्ट, ये सब टेस्ट आपको मिलेंगे। पिक्चर कंप्लीशन एंड ऑब्जेक्ट असेंबली जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड देन फाइनल, क्योंकि परफॉर्मेंस स्पीड एंड वर्बल IQ हो गया, फिर इन दोनों का जब आप एवरेज निकालोगे तो ओवरऑल फुल स्केल का आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। सो प्रोसेसिंग स्पीड IQ जो है इसमें सिंबल सर्च एंड कोडिंग सब टेस्ट जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। सो ये आप इस टेस्ट में देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ आया होगा, एंड अगर आप एक बार सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।